Now we will take up the graphical representation of reversible and irreversible isothermal process. तो लिखो heading graphical representation. चलिए पहले बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर आइडियल गैस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हालांकि उस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, किसके बराबर है? एनआरटी। तो अगर पी वर्सेस वी ग्राफ बनाओ तो इट विल बी लाइक दिस, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो मान लो अगर एक्सपेंशन ले रहे हैं तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ऐसे केस में आप जो रिवर्सिबल वर्क डन है वो क्या था? पी डीवी। रिवर्सिबल के लिए तो पी एक्सटर्नल और पी हम बराबर ले सकते हैं 1 से 2, और पी एक्सटर्नल डीवी है, तो इसका मतलब ये पी वर्सेस वी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है? लाइक दिस। मान लो अगर एक्सपेंशन है तो ग्राफ में एरो नीचे जाएगा और कंप्रेशन है तो ऊपर। मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड पॉइंट प्रोसेस का। ये मान लो पी इनिशियल, पी फाइनल, वी इनिशियल, वी फाइनल। तो इस तरीके से होगा। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एनआरटी के बराबर है। अच्छा, वर्क डन किसके बराबर है? माइनस पीडीवी। और पीडीवी क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द पी वर्सेस वी कर्व। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ध्यान दो, यही तो है। तो एरिया अंडर पी वर्सेस वी कर्व रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो याद रखेंगे एरिया अंडर पी वर्सेस वी कर्व रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो एरिया अंडर पी वर्सेस वी कर्व रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो ये जो पी वर्सेस वी जो एरिया है ये मैग्नीट्यूड है, ये वाला एरिया जो शो किया है, जिसमें डीवी आ गया, ये रहा डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल तक के बीच का। तो पी डीवी दिस इज द एरिया अंडर द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है क्योंकि साइन कन्वेंशन वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू IUPAC। एक्सपेंशन का वर्क है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और कंप्रेशन का है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो गाइज ये था रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसकी इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इक्वेशन है तो ग्राफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है? पी वर्सेस वी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड दिस द वर्क डन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करें। चलिए बात करेंगे अब इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की। नोट इट डाउन। बी, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ध्यान दो, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आप एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते पी और वी में, या वी और टी में, या पी और टी में। क्यों नहीं कर सकते? चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। इररिवर्सिबल एक्सपेंशन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जब वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे। मान लो ये वाला एग्जाम्पल था, ये एक पिस्टन टाइप वेसल है, 2 यहां पर मासेस रखे हुए हैं M1 M2 एंड दिस इज गैस। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने इस तरीके से, M1 एंड दिस इज गैस। तो M1 M2 मासेस लगे हुए हैं पिस्टन के ऊपर, और आपने एक मास M2 हटा दिया, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, फाइनली एट इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज इररिवर्सिबल एक्सपेंशन।
अब पर्पस क्या था? पर्पस था ग्राफ बनाना, P वर्सेस वॉल्यूम। P वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। तो जरा ध्यान दो, ये इनिशियली एट इक्विलिब्रियम था, and this is finally at equilibrium. Initially at equilibrium, finally at equilibrium. तो क्या हुआ? मास m2 आपने एक ही झटके में अच्छा खासा मास हटाया, तो एक्सटर्नल प्रेशर घट गया, एक्सपेंशन हुआ अगेंस्ट दिस मास m1, और फिर वर्क डन आया, और वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हुआ? W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या था वो? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और पी एक्सटर्नल कौन सा? अकॉर्डिंग टू द मास m1। समझा चुके हैं आपको। अब बात आती है कि क्या हम एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का आप एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना सकते आइसोथर्मल या आइडियाबैटिक प्रोसेसेस में। क्यों नहीं बना सकते? आप जैसे ही मास m2 हटाते हो तो अचानक से क्या होता है कि अच्छा खासा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और पिस्टन जब तेजी से ऊपर जाता है तो काइंड ऑफ वैक्यूम इज जनरेटेड, और गैस उस वैक्यूम को फिलअप करने की कोशिश करती है। सुनो क्या बात बोल रहे हैं। जब m1 m2 मास दोनों हैं, इनिशियली इक्विलिब्रियम में था सिस्टम, बट जैसे ही मास m2 आपने हटाया, एक अच्छा खासा एक फाइनाइट मास आपने m2 हटाया, और एक्सटर्नल प्रेशर अच्छा खासा कम हो गया फ्रॉम गैस प्रेशर, तो पिस्टन विल मूव अप रिलेटिवली फास्ट, और जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो यहां वैक्यूम काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाएगी। हालांकि गैस उस वैक्यूम को फिलअप करेगी, बट फिलअप जो करेगी तो एक टाइम लैग तो रहता ही है। तो पता चला कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऊपर में प्रेशर थोड़ा कम है, नीचे में प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म एंड यू आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश एनी पीवी रिलेशनशिप। फोन आ गया, एक मिनट जरा स्विच ऑफ कर दूं। फिर सुनो क्या बात कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे ही मास m2 हटाया, पिस्टन विल मूव अप, एक गैप क्रिएट हो गया यहां पर वैक्यूम टाइप का, गैस उसको भरने की कोशिश करेगी, बट फिर भी एक टाइम लैग होता है। ऊपर में प्रेशर पता चला कम है, नीचे में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म, और जब प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर P और V का रिलेशन भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रेशर इन द सिस्टम एज ए यूनिफॉर्म प्रेशर एट एनी मोमेंट। कहने का मतलब यह हुआ कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोई मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन P एंड V और P एंड T और V एंड T। हमेशा याद रखो, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पढ़ेंगे जब एडियाबैटिक आएगा तो। और भी कोई प्रोसेस है, PV की पावर 1.5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी इस तरह की इक्वेशन दी हुई होगी तो वो पक्का रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P और V में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एक इक्वेशन होगी P और T में, या V और T में, या P एंड T में। इरिवर्सिबल के लिए देयर इज नो रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और प्रेशर एंड टेम्परेचर, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एक तो ये पहचान भी है। अगर किसी क्वेश्चन ने अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया ना, और बस ऐसे बोल दिया कि एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस गिवन बाय द इक्वेशन P की पावर हाफ इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दे दी ना इक्वेशन, मेंशन कर दी ना इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर, और इक्वेशन मेंशन कर दी, इसका मतलब P प्रेशर और वॉल्यूम इक्वेशन में फिट बैठ रहे हैं, कैन बी एक्सप्लेन बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन। इसका मतलब पक्का ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। समझे बात को। और दूसरी बात, जब भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के, यहां कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था तो P एक्सटर्नल कितना था? ये P एक्सटर्नल यहां पर कितना है? माइनस P एटमॉस्फेयर प्लस, माइनस क्यों, P एटमॉस्फेयर प्लस m1 इंटू G अपॉन A। ये है ये वाला प्रेशर जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है, और पूरे एक्सपेंशन के दौरान मास m1 ही रखा रहा, मास चेंज नहीं हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन में कई बार मेंशन नहीं होता कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल। देखो, वर्क डन रिवर्सिबल का अलग टाइप का होता है, इरिवर्सिबल का अलग होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग आते हैं, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं।
कई बार क्वेश्चन मेंशन ही नहीं करता कि रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो पहचानने कैसे? एक पहचान, यदि क्वेश्चन ने कह दिया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरीज बाय द इक्वेशन और इक्वेशन दे दी 100% इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हुआ है या कंप्रेशन इज डन बाय द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देन द प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस बात को लिख लेंगे, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस नो P versus V, V versus T, P versus T relationship exists. तो for an irreversible process, no pressure versus volume, volume versus temperature, temperature versus pressure, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नो कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। साथ ही साथ व्हेन एवर एन एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज डन बाय अगेंस्ट बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, then process is irreversible process। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये दोनों। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब रियलाइज होगा आपको इस बात का कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज स्टेटमेंट्स आर। तो एक तो ये कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P वर्सेस V या V वर्सेस T या P वर्सेस T का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन में यू कैन नॉट पुट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरा, जब भी एक्सपेंशन इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या कंप्रेशन इज डन बाय ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, पक्का वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और चूंकि मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो ग्राफ भी एग्जैक्ट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब वी कैन नॉट प्लॉट एग्जैक्ट P वर्सेस V कर्व फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम एग्जैक्ट P वर्सेस V प्लॉट को बना नहीं सकते इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल के लिए बना सकते हैं बट नॉट फॉर इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब क्या ग्राफ से बच गए? ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे। नहीं बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कम से कम ग्राफ एक बात तो हमें बताता है, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। आपने ये बात तो सीख ही ली, अभी थोड़ी देर पहले सीखी है जब रिवर्सिबल ग्राफ बना रहे थे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बात सीख ली कि P वर्सेस V ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया अंडर P वर्सेस V ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन तो यहां भी हुआ है, तो कम से कम वर्क डन तो शो कर ही सकते हैं P वर्सेस V ग्राफ में। तो कैसे शो करें? ये एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन हुआ है तो एक बात क्लियर है कि इनिशियल पॉइंट कहीं यहां ऊपर होगा और फाइनल पॉइंट कहीं यहां नीचे होगा। इनिशियल पॉइंट कहीं यहां होगा और फाइनल पॉइंट कहीं यहां होगा, 1 से 2। अब इनिशियल पॉइंट अगर यहां होगा तो मान लो ये P इनिशियल प्रेशर था, ये V इनिशियल है, ये P फाइनल हो गया और ये V फाइनल हो गया। अब इनिशियल प्रेशर तो यही था, P इनिशियल ये वाली वैल्यू, M1 M2 मास की वजह से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर ये केवल M1 मास की वजह से जो प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर हो गया। बट एक्सपेंशन इज डन अगेंस्ट दिस M1 मास ओनली एंड व्हाट इज एक्सपेंड। तो ये वाला P एक्सटर्नल कौन सा वाला वर्क है? अगर हम फाइनल मान लें तो ये एरिया अंडर द कर्व वुड बी लाइक दिस। फिर सुनो जरा, देखियो वर्क डन कितना है इरिवर्सिबल का। इस ग्राफ का पर्पस क्या है? क्या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना? बिल्कुल नहीं। क्या ये एग्जैक्ट ग्राफ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस ग्राफ का एकमात्र पर्पस क्या है? एकमात्र पर्पस इस ग्राफ का सिर्फ ये है, टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो एक तो ये लिखो कि दिस इज अप्रॉक्सीमेट P वर्सेस V कर्व। दिस इज अप्रॉक्सीमेट P वर्सेस V कर्व। ये कोई एग्जैक्ट P वर्सेस V कर्व नहीं है और इसका एकमात्र पर्पस, द सोल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज टू
रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो जरा टी इरिवर्सिबल की बात करो तो वो कितना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी तो चलो ये हो गया, ये क्या है, ये वर्क डन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया समथिंग ए इंटू बी, और ए इंटू बी किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का। इट इज समथिंग लाइक रेक्टेंगल एरिया जिसका एक एज डेल्टा वी है और दूसरा एज पी एक्सटर्नल है। अरे भैया आप क्या कह रहे हो, पिछले 15 मिनट से एक ही बात तो कह रहे हो कि P वर्सेस V ग्राफ जो है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। इरिवर्सिबल के लिए हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना सकते, बट कम से कम हम एक इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन वाला ग्राफ तो बना सकते हैं कि वर्क डन तो रिप्रेजेंट कर पाए। तो फिर वर्क डन का एक्सप्रेशन है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी ऐसा हो गया ए इंटू बी, और ए इंटू बी किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। ऐसा रेक्टेंगल जिसका एक एज पी एक्सटर्नल और दूसरा एज डेल्टा वी। डेल्टा वी एक एज ये रहा, ये वाला, ये है डेल्टा वी, V2 माइनस V1 या V फाइनल माइनस V इनिशियल, और दूसरा एज कौन, P एक्सटर्नल। यही तो है P एक्सटर्नल। एक्सपेंशन में फाइनल प्रेशर इज टेकन एज एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मतलब ये P एक्सटर्नल है। तो इसका मतलब कौन सा वाला एरिया अंडर द कर्व आएगा, जिसका एक एज P एक्सटर्नल हो, या मतलब P फाइनल वाले के बराबर, और दूसरा डेल्टा V, तो ये वाला एरिया ही तो हुआ। इसका मतलब ये है वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क डन। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है 1 से 2 आने में। तो बताओ 1 से 2 फिर कैसे आऊं कि इतना ही वर्क डन हो, और कोई रास्ता नहीं है। वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। याद कर लो इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन का पाथ कैसे बनाना है, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। एंड देन मूविंग राइट। ये पाथ है, रट लो, याद कर लो। वैसे तो मैंने समझा दिया पूरा कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक्सपेंशन का ऊपर से नीचे आएंगे। एक्सपेंशन का मतलब प्रेशर घटना और वॉल्यूम बढ़ना, यही तो मीनिंग है एक्सपेंशन का। तो क्या होगा, वंस वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। तो गाइज ये है ग्राफ। चलो मैं ये ग्राफ कंप्रेशन का और बना के दिखाता हूं आपको। तो कंप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे दैट वी विल सी। ये पूरी बात नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, जो मान लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, नोट डाउन। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबल कंप्रेशन। इरिवर्सिबल कंप्रेशन का एग्जाम्पल ही मैंने लेके बताया था पहले आपको। मान लो ये एक मास M1 रखा हुआ है और ये गैस है, और कंप्रेशन कराना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना। तो आपने एक मास और रख दिया, ये हुआ इरिवर्सिबल कंप्रेशन। इनिशियल प्रेशर जो था PI इज इक्वल टू कितना था, एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब इनिशियल एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे लिख दो, P एक्सटर्नल इनिशियली दैट इज P एटमॉस्फेयर प्लस M1G अपॉन A, और ये है P एक्सटर्नल फाइनली P एटमॉस्फेयर प्लस M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन A। दिस द वैल्यू। ग्राफ देखें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ग्राफ देखें तो क्या होगा, इस बार कंप्रेशन है, ऊपर से नीचे ना आओगे, नीचे से ऊपर को मूव करना है। तो ये पॉइंट 1 होगा, तो ये पॉइंट कहीं फाइनल होगा। This is V initial, P initial, V final, P final।
ऑब्वियसली कंप्रेशन कौन से प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है, ये वाला, यही पी एक्सटर्नल है। तो इसका मतलब जब W लिखेंगे, W इरिवर्सिबल, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कौन सा वाला पी एक्सटर्नल, ये वाला पी एक्सटर्नल फाइनल वाला। तभी तो कंप्रेशन हुआ है और पूरे कंप्रेशन के दौरान एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन्ड कांस्टेंट। तो अगेन वर्क डन शो करना है ग्राफ में, तो क्या करें, एक रेक्टेंगल है जिसका एक एज लेंथ डेल्टा वी है और दूसरा एज जो है वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक तो डेल्टा वी हो गया, ये रहा ऐसा रेक्टेंगल जिसका एक एज ये है और दूसरा एज कौन सा, पी एक्सटर्नल, जो कि फाइनल प्रेशर के बराबर है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा। तो इसका मतलब दिस शुड बी द वर्क डन। दिस इज 1, दिस इज 2। तो गाइज ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कि 1 से 2 मूव कर रहे हैं एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब ये रास्ता कौन सा हुआ, एक्सपेंशन में क्या रास्ता था, एक्सपेंशन शो करने का, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, और कंप्रेशन में क्या है, वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट, vertically up and then moving left. So this is the area under the curve. ये है वर्क डन। एक्सपेंशन का वर्क डन देखो कम था, कंप्रेशन का वर्क डन सिंगल स्टेज में ज्यादा है फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज ये याद रखना है, एक्सपेंशन में क्या था, कैसे शो करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, और कंप्रेशन में वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। क्या ये ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ है, बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्राफ एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस को, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल को, नो। इस ग्राफ का एकमात्र पर्पस केवल क्या है, जस्ट टू शो द वर्क डन, जस्ट टू एग्जिबिट द वर्क डन। तो ये भी अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, अप्रोक्सीमेट P वर्सेस V कर्व फॉर इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो गाइज इस तरीके से यू कैलकुलेट द वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, और यहां तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, जस्ट वर्क डन, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क डन तो पॉजिटिव ही होता है, तो मैग्नीट्यूड शब्द की भी कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। तो गाइज ये थे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। नोट डाउन द क्वेश्चन, नोट करें पहले इस पूरी बात को। मान लो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, क्या क्वेश्चन, फाइंड Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 mole of an ideal gas. An ideal gas from initial pressure from 1 atmosphere to 0.1 atmosphere at 300 Kelvin if process is carried out A. reversibly, B. irreversibly against against a constant external pressure of 0.1 एटमॉस्फेयर। ये इस तरीके से क्वेश्चन को बताना है आपको। अच्छा, log 10 ln 10 की वैल्यू जरूरत पड़ती है तो यू कैन टेक 2.3। क्वेश्चन ने मेंशन किया है। देखो भाई क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। डीपीपी शीट सॉल्व करोगे तो कई क्वेश्चन इस तरीके के आपके सामने आएंगे।
Find Q, W, delta U, delta H for an isothermal expansion for 1 mole of an ideal gas from 1 atmosphere to 0.1 atmosphere at 300 Kelvin if the process is carried out reversibly. दूसरा irreversibly against a constant external pressure of 0.1 atmosphere. चलो पार्ट बाय पार्ट करते हैं. ए पार्ट कौन सा है ये? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. क्वेश्चन ने मेंशन किया है. अच्छा फिर तो क्या, डेल्टा यू तो जीरो है ही, डेल्टा एच तो जीरो है, ये तो पता ही है. और डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है माइनस एन आर टी एल एन. हमें प्रेशर का डेटा दिया हुआ है तो P1 अपॉन P2, याद है ना फॉर्मूला, प्रेशर में P1 अपॉन P2 और वॉल्यूम में P2 अपॉन V1. पुट द वैल्यू माइनस एन, हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल. आर के टर्म्स में निकाल देता हूं मैं आंसर, आर की वैल्यू चाहोगे तो रख लेना. और टेम्परेचर इज 300 केल्विन इंटू एल एन, प्रेशर P1 1 अपॉन 0.1, तो एल एन 10 हो गया, एल एन 10 की वैल्यू 2.3 हो गई, तो माइनस आर इंटू 300 इंटू 2.3, तो कितना हो गया? 3 3 9 3 6 690 आर. दैट्स इट, यही आंसर है. 690 आर इज द आंसर. तो ये आंसर हुआ 690 आर. अच्छा एक बार W रिवर्सिबल आ गया तो Q रिवर्सिबल तो आ ही गया ना, माइनस W रिवर्सिबल के बराबर है प्लस 690 आर. दैट्स इट, यही आंसर थे. जरा सेकंड पार्ट पे आओ. कम टू द सेकंड पार्ट. व्हाट इज सेकंड पार्ट? इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. अब इररिवर्सिबल है, कुछ भी हो, डेल्टा एच तो जीरो है ही, डेल्टा यू तो जीरो है ही, और डब्ल्यू इररिवर्सिबल का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. यही तो है. अच्छा माइनस पी एक्सटर्नल कितना? पी एक्सटर्नल इज 0.1 एटमॉस्फेयर. अच्छा वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी तो यूज कर ही सकते हो, आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो V इज इक्वल टू एनआरटी, तो nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1. रखना वैल्यू 0.1, nRT को बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन P2 फाइनल 0.1 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू nRT. जरा वैल्यू पुट करो, माइनस 1 को अंदर ले लो तो माइनस nRT, n मतलब 1, R इंटू 300, और यहां पर माइनस 1 आया तो 1 माइनस 0.1. सॉल्व करोगे, खुद की कैलकुलेशन भी करो. 0.9 रह गया है, 9 के 27 270. गाइज यही आंसर है. अच्छा वर्क डन का मैग्नीट्यूड घट गया इररिवर्सिबल प्रोसेस में, और Q इररिवर्सिबल अगर कैलकुलेट करोगे तो माइनस W इररिवर्सिबल है, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी प्लस 270 R. दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है. और यहां से एक साफ बात दिखाई पड़ती है, क्या? फॉर एक्सपेंशन के लिए एक बात दिखाई पड़ती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इररिवर्सिबल. एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है देन कंपेयर टू इररिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड. हालांकि इसको हम कहेंगे एज ए नोट करके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके. अभी तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन से ये दिख रही है बात तो हम लिख दी. कंक्लूजन किस फॉर्म में आएगा? वी शैल टॉक. इसको नोट करो, लिखें इसको. चलिए लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस और जनरल प्रोसेस. नोट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन मान लो ऐसा हो, कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फॉलोइंग कर्व इज obtained. क्या है? देखो ऐसे दिया हुआ है, प्रेशर पास्कल में, एंड दिस इज 1 अपॉन V मीटर की पावर -3. 1 अपॉन V के साथ ग्राफ है, एंड ग्राफ इज लीनियर लाइक दिस. लीनियर वेरिएशन, दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B, एंड दीज वैल्यूज आर
दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1.5। ये प्रोसेस है। आपको वर्क डन निकालना है। इट्स ए गुड क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है, फिजिक्स में भी कॉमन होते हैं क्वेश्चंस, बट ये एक अच्छा सवाल है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? वर्क डन कैलकुलेट करो, P वर्सेस V कर्व नहीं है, एरिया मत निकालना। वैसे तो हमने सिखाया है आपको कि P वर्सेस V कर्व के अंदर ग्राफ अगर दिया हुआ हो प्रोसेस का, तो बस एरिया अंडर द P वर्सेस V कर्व निकालो, वो एरिया ही आपका वर्क डन होगा। बट यहाँ नहीं, ये P वर्सेस V नहीं है, P वर्सेस 1/V है, तो फिर आपको एरिया नहीं निकालना है, एरिया से आंसर नहीं आएगा। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को आइडिया, भाई आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहाँ है ये? इट इज़ नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस और ग्राफ दिया हुआ है एक लीनियर वेरिएशन, जब भी ग्राफ दिया हुआ होता है कि एक स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व जब भी होता है किसी प्रोसेस का जब वो रिवर्सिबल हो, जिसकी इक्वेशन एग्जिस्ट करती हो बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंगली प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है। एक तो ये आइसोथर्मल नहीं है, दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। दिस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। P1 V1 कितना है? P1 V1 प्रेशर 1 इंटू वॉल्यूम 1, P2 V2 प्रेशर 1.5 एंड 1/V2 है तो वॉल्यूम 0.5। नो, दे आर नॉट इक्वल। तो P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2, नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नहीं, आइसोथर्मल नहीं है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, जब सॉल्यूशन लेंगे तो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। स्मूथ कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब किसी इक्वेशन में फिट बैठता है प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और उसमें W जो होगा माइनस PdV। और प्रेशर का फंक्शन वी कैन फाइंड आउट P, ये कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी जब लिखते हो तो P इज इक्वल टू m इंटू 1/V प्लस सी। जरा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करो। A पॉइंट पर प्रेशर इज 1, m इंटू 1/वॉल्यूम 1 प्लस सी। B पॉइंट पर प्रेशर इज 1.5 इज इक्वल टू m इंटू 1/V की वैल्यू 2 है, तो 1/V इज 2 प्लस सी। जरा सॉल्व करो, घटाओगे तो m की वैल्यू 0.5 आ गई और m 0.5 रख दोगे तो c भी 0.5 आ गया। क्या इक्वेशन आ गई? प्रेशर इज इक्वल टू 1/m 2V प्लस हाफ आ गई इक्वेशन। फिर क्या है, आप तो इंटीग्रेट कर दो 1 से 2। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ? प्रेशर का फंक्शन रख दो 1/2V प्लस हाफ। यही तरीका है इन क्वेश्चंस का कि P वर्सेस 1/V है। नो, एरिया अंडर द कर्व इज नॉट द वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व जब होता है जब PV ग्राफ हो, तो फिर तो आप इक्वेशन फाइंड आउट करो और फिर इंटीग्रेट करके यू कैन फाइंड आउट। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? वॉल्यूम की लिमिट लेनी है, तो वॉल्यूम और ये dV, वॉल्यूम की लिमिट वॉल्यूम 1 से लेके 1/V2 हो गया, मतलब V की वैल्यू 0.5 हो गई। 1 से 2 जाने पर वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन है ये, इट इज ए कंप्रेशन प्रोसेस। सो दिस इज ए कंप्रेशन प्रोसेस। और यहां से लेंगे तो 1/-1/2 और यहाँ से यह वैल्यू आ जाएगी। अगर लेंगे इसको तो ऐसे माइनस साइन बाहर ले लो, 1/V का ln V 0.5/1 प्लस हाफ इंटू 0.5 माइनस 1। करियो सॉल्व। माइनस 0.5 या हाफ ही ले लो, चलो हाफ ln 1/2 माइनस 0.5 हो गया ये, तो -0.5 मतलब 1/4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? हाफ ln 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/4। दैट्स इट। अब चूंकि ये पास्कल में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो ये जूल ही हो गया। तो गाइज दिस इज आंसर। आंसर इज 1/2 ln 2 प्लस 1/4 जूल। देखें तो आंसर, हाँ यही वैल्यू है। सो दिस इज द आंसर। तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। एक दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एज ए नोट करके लिखेंगे। पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन।
एज ए नोट करके। देखो पहला पॉइंट तो नोट करके यही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ेंगे वर्क डन चेंज होता जाएगा बिटवीन टू गिवन स्टेट्स। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं इर्रिवर्सिबल सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, इर्रिवर्सिबल टू स्टेज एक्सपेंशन, और यदि इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन हो जाए तो इट बिकम्स रिवर्सिबल। जैसे मान लो ओवरऑल प्रोसेस ऐसे परफॉर्म कराना हो, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन कराना हो, तो इस तरीके से कराओगे। मान लो मास m1 m2 और ये गैस थी और ये इस तरीके से एक्सपेंशन करा दिया आपने, एक मास m2 हटा दिया, केवल मास m1 रखा हुआ है। दिस इज सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। और सिंगल स्टेज एक्सपेंशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ देखो ऐसा बन के आता है, बना चुके हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इर्रिवर्सिबल में एक्सपेंशन है तो हायर पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे, और रास्ता क्या बताया था मैंने बताया था अगर इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन इर्रिवर्सिबल है ऑफ कोर्स, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। यही तो ग्राफ था, ये रहा। सो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज वर्क डन, this is point 1, this is point 2, and this is P initial, this is P final, V initial, V final. So ये है एरिया, ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन का है। एरिया अंडर या वर्क डन, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। ये है सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। अब मान लो इसी एक्सपेरिमेंट को मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो ये मासेस मैंने क्या किए, m1 तो ऐसे ही रखा और ये दो अलग अलग मास रख लिए यहां। ये m2 डैश, ये तो m1 था ही, और ये m2 और ये m2 डैश। m2 डैश और m2 डबल डैश कर दो, where m2 dash plus m2 double dash is equal to m2। कौन सा वाला m2? ओरिजिनल m2 ये वाला। आपने पहले m2 हटाया तो थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, m1 और m2 डैश रखा हुआ है। फिर आपने जब इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर m2 डैश हटा दिया और एक्सपेंशन हुआ, फाइनली ये इक्विलिब्रियम पे आया। फाइनल स्टेट वापस से वही आ गई m1 वाली। दिस इज गैस, this is gas, this is gas, first stage expansion, second stage expansion। देखो इनिशियल वही है, इनिशियल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर वही है, सेम m1 प्लस m2 मास द्वारा लगाया गया प्रेशर, यहां भी तो वही है, m1 प्लस m2, m2 डैश और m2 डबल डैश इज इक्वल टू m2। यहां भी वही है, m1 और m2 डैश, m2 डबल डैश हटा दिया हमने तो फिर थोड़ा एक्सपेंशन हुआ, इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये भी इर्रिवर्सिबल है बट दो स्टेजेस में करवाया है, ये सिंगल स्टेज में करवाया था, एक ही झटके में इतना मास हटा दिया कि फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ। यहां दो बार में किया वही काम, ये m1 मास था। इसके बाद प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में अगर हम एक्सपेंशन कराते हैं तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यू विल से दैट दो बार में इनिशियल स्टेट वही है, फाइनल स्टेट वही है, बट इस बार जो एक्सटर्नल प्रेशर था जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ पहले स्टेज में था m1 प्लस m2 डैश, मतलब वो ओरिजिनल ही था, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद m2 डैश भी हटाया तो फिर एक्सपेंशन m1 के खिलाफ हुआ, मतलब लाइक दिस। समझना ध्यान से, ये फर्स्ट स्टेज, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये सेकंड स्टेज। सो दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये फर्स्ट स्टेज एक्सपेंशन, ये मान लो इनिशियल 1 और ये फाइनली 2।
ये बीच में 2 डैश था, तो ये P इनिशियल और ये P फाइनल है। ये तो इंटरमीडिएट प्रेशर था, कौन सा, M1 एंड M2 डैश वाला प्रेशर। 2 स्टेज में एक्सपेंशन कराया और वर्क डन देखो थोड़ा बढ़ गया बाय दिस मच अमाउंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज इंक्रीज्ड, हालांकि वर्क डन इज डिक्रीज्ड। ये वर्क डन अगर -100 था तो मान लो ये -150 हो गया, तो वैल्यू वाइज तो -150 इज स्मॉलर देन, मतलब अगर हम वैल्यू अगर देखें हम -150 इज स्मॉलर देन -100, बट मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। तो इसका मतलब ये वर्क डन इंक्रीज हो गए और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक बात पता है आपको, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये 2 स्टेज एक्सपेंशन था। और यदि इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन कर दें तो इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन में बस ग्राफ ही बनाए थे, क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम। इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन करोगे तो देखो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन हो गया 1 and this is 2. V initial, V final, P initial, P final. ये है इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन। This is infinite stage expansion and this is infinite stage expansion बोल रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन ही तो है। और बताओ वर्क डन ये हो गया मैक्सिमम हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स इंक्रीज। तो लिख दो इस पॉइंट को, ये नोट था पहला, क्या, एज द नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन एज द नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम इन इनफाइनाइट स्टेज और रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसे जैसे एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ता चला जाएगा और बिकम्स मैक्सिमम व्हेन इट बिकम्स इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ेगा बट मैग्नीट्यूड शब्द नहीं लोगे तो वर्क डन घटेगा। -1000 -1000 इज स्मॉलर देन -100। समझ रहे हैं बात को? तो लाइक दैट यू हैव टू से। तो ये था एक्सपेंशन के लिए। कंप्रेशन के लिए भी बात लिखेंगे, पहले ये बात पूरी नोट करो, नोट इट डाउन। चलो ये नोट करके ये नोट सेकंड लेते हैं। कंप्रेशन, कंप्रेशन एक ग्राफ में डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, तो सिंगल स्टेज कंप्रेशन ऐसा होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये इनिशियल था, ये फाइनल पॉइंट था, और इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज कंप्रेशन है। इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज कंप्रेशन, तो इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज कंप्रेशन है, तो बस ये इस तरीके से मूव करेगा। 1, दिस इज 2, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। ये है वर्क डन। क्या रास्ता बताया था इरिवर्सिबल कंप्रेशन का? इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। तो इस तरीके से वर्क डन है इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज कंप्रेशन बिटवीन 2 स्टेट 1 एंड 2। ये अगर 2 स्टेज कर देंगे तो क्या होगा देखना, 2 स्टेज कंप्रेशन, ऑफ कोर्स इरिवर्सिबल है ये भी।
2 बार में करवा रहे हैं, यहां तक एक बार यूं फिर यूं, लाइक दिस। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई, दूसरा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सो दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड द वर्क डन वुड बी लाइक दिस। V इनिशियल V फाइनल, यहां V इनिशियल V फाइनल, P इनिशियल P फाइनल, V इनिशियल V फाइनल, P इनिशियल P फाइनल। ये इंटरमीडिएट वाला था, 2 स्टेज में कराया, सेम कंप्रेशन इन 2 स्टेज एंड नाउ सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज डिक्रीज्ड। मैग्नीट्यूड क्या पॉजिटिव होता है वर्क डन, तो मैग्नीट्यूड शब्द की जरूरत ही नहीं है, वर्क डन इज डिक्रीज्ड। दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ऐसे ही अगर इनफाइनाइट स्टेज का अगर ग्राफ बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इनफाइनाइट स्टेज कंप्रेशन। और आपको पता है इनफाइनाइट स्टेज कंप्रेशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल कंप्रेशन है तो यू विल से लाइक दिस, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, वर्टिकली अप लेफ्ट, वर्टिकली अप लेफ्ट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये एक स्टेज कंप्लीट हुई, 2 3 लाइक दैट एंड देयर विल बी इक्विलिब्रियम लाइक दिस। कर्व है ये, कर्वेचर है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर आइसोथर्मल है तो रिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर ये V इनिशियल V फाइनल, P इनिशियल P फाइनल एंड द वर्क डन हैज बिकम मिनिमम। तो कंक्लूजन क्या निकला, एज नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टेप्स, अगर नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टेप्स बढ़ेंगे देन नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टेप्स अगर बढ़ते चले जाते हैं तो क्या बोलोगे, कंप्रेशन स्टेप्स अगर बढ़ते हैं तो वर्क डन घटता है, देन वर्क डन डिक्रीजेस एंड बिकम्स मिनिमम and becomes minimum when process is infinite stage or reversible compression। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान दें। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या पढ़ा, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते हैं वर्क डन घटता जाता है, और एक्सपेंशन में क्या देखा, एक्सपेंशन में भी जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बढ़ता है बट वर्क डन घटता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इरिवर्सिबल वर्क बिटवीन 2 गिवन स्टेट इज ऑलवेज मोर देन द रिवर्सिबल वर्क। समझो, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात ना करें, हम बस वर्क की बात करें, वर्क में ध्यान देना, -2 इज स्मॉलर देन -1, तो क्या बोलोगे कि इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज मोर देन रिवर्सिबल वर्क बिटवीन 2 गिवन स्टेट्स, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला कि W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो W irreversible is greater than W reversible for both expansion as well as compression। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के वर्क में कंपैरिजन ऐसे होगा, ये याद रखें, बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो W irreversible is greater than W reversible for both expansion and compression। तो this is an important point you are supposed to remember। समझे में समय लगता है, एक की जगह 2 बार वीडियो को दोबारा चला करके देखें, नोट्स बनाएं, नोट्स पढ़ें, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये था रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस हैज बीन ओवर, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस हैज बीन ओवर। क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसके बाद अब बात करते हैं हम
देखो हमें दो मेन प्रोसेस पढ़ने हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, बट बीच में दो छोटे छोटे प्रोसेस और भी आते हैं, आइसोकोहरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस। पहले पूरी बात नोट करिए। Second process is isocohoric process. Isocohoric process में नाम से ही मालूम पड़ता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब dV भी जीरो है और डेल्टा V भी जीरो है और कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो आइडियल गैस की अगर बात करें, फॉर एन आइडियल गैस हमें तो ये पता था कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये पता है, एंड दैट इज इक्वल टू NCV dt। ओवरऑल हीट की बात करें तो हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड NCV डेल्टा T। अगर CV कांस्टेंट है तो पता है ये फॉर्मूला, और डेल्टा H का फॉर्मूला भी पता है, NCP डेल्टा T आइडियल गैसेस के लिए। सब कुछ आइडियल, हम मोस्टली क्वेश्चंस आइडियल गैस के लिए सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा H ऐसे आ गया, डेल्टा U अगर टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो वी कैन कैलकुलेट, और ऑब्वियसली वर्क डन इज जीरो एंड Q वी कैन कैलकुलेट। ग्राफिकली शो करें तो इट विल बी लाइक दिस, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। वॉल्यूम ही तो कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर मान लो नीचे से ऊपर जा रहे हैं 1 से 2, तो क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जब ही बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो ये हीटिंग हो गई, आइसोकोहरिक हीटिंग। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं सिंपल क्वेश्चन कि बताओ ये हीटिंग है या कूलिंग है। आइसोकोहरिक हीटिंग है ये। एरो अगर डाउन होता तो क्या बोलते, आइसोकोहरिक कूलिंग। क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जब भी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो गाइस इस तरीके से बहुत सिंपल से होते हैं आइसोकोहरिक, दैट यू शुड रिमेंबर। वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इन द P वर्सेस V ग्राफ। वर्क डन इज जीरो। वर्क डन कौन सा, मैकेनिकल वर्क, PV वर्क, उसी की बात करते हैं यहां पर। तो ये था आइसोकोहरिक प्रोसेस। ऐसे एक छोटा सा और लेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस। नोट करिए, थर्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। मालूम है आपको कि प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, मतलब थ्रू आउट, मतलब dP भी जीरो और डेल्टा P भी जीरो। इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज ऑफ द प्रेशर इज ऑल्सो जीरो, ओवरऑल प्रेशर चेंज इज ऑल्सो जीरो। और कांस्टेंट प्रेशर पर एक बात पता है कि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विच इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, अगर CP कांस्टेंट है तो। और डेल्टा U अगर कैलकुलेट करना हो तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट NCV डेल्टा T। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वर्क डन वी कैन फाइंड आउट माइनस P एक्सटर्नल dV। और आपको पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड तो एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी टेकन एज सिस्टम प्रेशर एट एनी मोमेंट, और वो भी कांस्टेंट है तो माइनस P इंटू डेल्टा V। सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट। सिंबॉलिकली अगर शो करें तो वी कैन शो लाइक दिस, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर ही कांस्टेंट है, ये रहा देखो। मान लो एरो ऐसे बना दिया 1 से 2, क्या बोलोगे, एक तो आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर इज कांस्टेंट और वॉल्यूम घट रहा है। सेम कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम कब घटेगा, जब टेम्परेचर घटे। तो ये क्या है, आइसोबेरिक कूलिंग। गाइस दिस इज आइसोबेरिक कूलिंग। तो ये एक आइसोबेरिक कूलिंग है, इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी ग्राफ में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, नोट करें सब। चलिए अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लिखो फोर्थ। कौन कौन से पढ़ लिए हमने, हम पढ़ क्या रहे थे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिटेलिंग कर रहे थे हम। हाउ टू फाइंड आउट डेल्टा U, डेल्टा H, Q, W इन वेरियस प्रोसेसेस, जिसमें हमने आइसोथर्मल पढ़ लिया, डिटेल में बात कर ली, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कंपैरिजन कर लिया,
नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेप्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्रेशन स्टेप्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से हम वर्क डन कंपैरिजन करते हैं बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वी टॉक्ड अबाउट। देन वी टॉक्ड अबाउट छोटे छोटे दो प्रोसेस कौन से, आइसोकोहरिक एंड आइसोबेरिक। नाउ मूविंग टू द फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पूछे जाते हैं और ये कॉमन, ये फिजिक्स में भी खूब पूछते हैं क्वेश्चन इसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट लिखो फोर्थ, एडियाबैटिक प्रोसेस। नाम से मालूम पड़ रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो Q की वैल्यू कितनी, 0। अब Q 0 हो गया। अगर आइडियल गैस से डील कर रहे हैं, फॉर एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के तो पता है कि भाई डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q तो 0 है ही यहाँ पर, और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV T2 माइनस T1। अगर CV कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और डेल्टा H का फॉर्मूला होता है NCP T2 माइनस T1। अगर T1 T2 पता हो, अब गैस कौन सी है ये तो पता ही होगा, तो CV CP की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होगी, वरना वो जो टेबल थी पॉइसन्स रेशियो जिसमें मेंशन था वो वाली, वहाँ से हमें अब सारी याद हो चुकी होंगी, कंठस्थ होनी चाहिए वो टेबल आपको, उसके ऊपर तो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, दैट यू शुड लर्न। तो CP CV की वैल्यू पता होंगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं क्वेश्चन ने, अमाउंट के बेसिस पर आपको मालूम होगा। T1 T2 पता हो तो फिर बचा ही क्या है, एडियाबैटिक तो बड़ा आसान, बट इतना आसान है कब, कई बार हमें T1 मिसिंग होता है या T2 मिसिंग होता है। अगर T1 T2 दिया है तो दीज फॉर्मूले कैन बी अप्लाइड, तो लिख भी देंगे दीज एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट डेल्टा U, डेल्टा H, W एंड Q तो है ही 0 फॉर an adiabatic process। an adiabatic process, तो किसी adiabatic process के लिए डेल्टा U, डेल्टा H, Q, W बड़ी आसानी से आ जाएंगे। if T1 and T2 are known, if T1 and T2 are known, तो these expressions can be used to calculate delta U, delta H, Q, W, everything। अच्छा Q तो वैसे ही 0 है, एडियाबैटिक है ना, बट कई बार T1 T2 नहीं दिए हुए होते, तो तब हमें वो मिसिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इफ वन ऑफ द टेम्परेचर दैट इज T1 और T2, मतलब T1 या T2 में से कोई टेम्परेचर मिसिंग हो, इफ वन ऑफ द टेम्परेचर इज नॉट नोन, देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट मिसिंग टेम्परेचर, so if one of the temperature T1 or T2 is not known, then first we have to find that missing temperature, and then we have to apply above formulae। above formulae कौन से, ये वाले। एक बार T1 T2 पता है तो फिर कुछ नहीं बचता थर्मोडायनेमिक्स में, तो पहले हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, वो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन whether the process is reversible or irreversible। तो चलो अब हमारा एनालिसिस दो भागों में बढ़ जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने कहा एक बात आपको शुरुआत से कहता आ रहा हूं, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा अंतर है। हमारा चैप्टर है मोर अबाउट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड वी टॉक मोर अबाउट इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, एंड फिजिक्स गाइज टीच यू अबाउट आइडियल गैसेस, आइडियल प्रोसेसेस। उनके सिलेबस में वही है, इसलिए वो पढ़ाते हैं। हमारे सिलेबस में जो है वो हम पढ़ा रहे हैं।
तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एज वेल एज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो लिखो, इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। लिखो ए, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। A, reversible adiabatic process। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में अब क्यू रिवर्सिबल तो है ही जीरो, और आप कैसे लिखते हो, डी यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल ले रहे हैं तो। हालांकि डी यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, बट कैलकुलेशंस आर इजियर इन केस ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ये तो है ही जीरो, तो फिर डी यू को वी कैन राइट माइनस पी डी वी, और डी यू किसके बराबर होता है, एन सी वी डी टी फॉर एन आइडियल गैस। सब कुछ आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब एक काम करो, अच्छा एक बात तो ये पता ही है आपको कि सी पी अपॉन सी वी को हम क्या लिखते हैं, गामा। गामा व्हाट, पॉइसन्स रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, गामा की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। और ये भी पता है Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, मोलर हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है Cp और Cv का वो R के बराबर है आइडियल गैस के लिए। तो जरा Cp की वैल्यू रखना, तो गामा इंटू सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो यहां से Cv की वैल्यू आ गई R अपॉन गामा माइनस 1। रखना जरा, n इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। पी को लिख सकते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन आर टी अपॉन वी डी वी। एन आर से ये एन आर कैंसल्ड आउट, एक टाइप के वेरिएबल्स एक तरफ कर लो, तो डी टी अपॉन टी इधर ले आओ जरा, माइनस गामा माइनस 1 डी वी अपॉन वी, आगे एक्सप्रेशन इंटीग्रेट कर लो। रिवर्सिबल प्रोसेस में पर्पस क्या है, वो मिसिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कोई तो इक्वेशन होती होगी ना प्रोसेस की, मैंने आपको एक बात बताई भी है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी और पी एंड टी और वी एंड टी, वही तो फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर। तो उसके लिए हमने फर्स्ट लॉ यूज किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, T1 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 1 अपॉन टी का इंटीग्रल ln, तो ln T2 ओवर T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 ln V2 ओवर V1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये ln V1 अपॉन V2 कर दो कि पार गामा माइनस 1, तो ये माइनस साइन भी एडजस्ट हो गया, और ये हो गया ln T2 ओवर T1। लॉग दोनों तरफ से हटा दो, ln दो तरफ से हटाओगे तो T2 अपॉन T1 किसके बराबर हो गया, V1 अपॉन V2 की पार गामा माइनस 1। साफ दिखता है यहां से T2 V2 की पार गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 की पार गामा माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी कैन से दैट TV की पार गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है इक्वेशन, यही है रिलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, व्हाट, T इंटू वी की पार गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ये तो T और V में रिलेशन है, हम चाहें तो P और V में फाइंड आउट कर सकते हैं, हम चाहें तो P और T में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, आइडियल गैस की इक्वेशन तो मालूम ही है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पहले ये वाली बात यहां तक की नोट करियो जरा, लिखो हाँ भाई, जरा देखना, जरा यहां आओ, ये तो बात यहीं खत्म हो गई थी। टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है रिलेशन बिटवीन टी एंड वी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, इसको टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें पी वी में रिलेशन चाहिए, तो टी की जगह पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रख लो जरा। तो टी की जगह क्या लिख लोगे, पी वी अपॉन एन आर इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर तो कॉन्स्टेंट ही हो गया, कॉन्स्टेंट में शामिल हो गया।
v की पावर 1 और v की पावर गामा माइनस 1, तो यह आ गया p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड v फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. माइंड इट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. इरिवर्सिबल में नो मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन p एंड v और p एंड t और t एंड v. तो गाइज ये ध्यान रखने वाली बात है. ये एक रिलेशन आ गया, ये आ गया. अच्छा, t और v में रिलेशन आ गया, p और v में आ गया. कौन बचा? p एंड t. ठीक है, p एंड t फाइंड आउट कर लेते हैं. तो p एंड t, v की जगह क्या रख दो? nRT अपॉन p की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. nr को हटाओ तो t की पावर गामा p की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो t p की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये आ गया तीसरा. मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूं, पहले आप ये पूरी बात नोट करो. नहीं रुको, पहले मैं यहां पूरी लिख ही देता हूं. एक साथ लिखो. क्या? p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, t v की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, t p की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये और ये तीनों सेम ही तो हैं. देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है इनमें. ऑल थ्री एक्सप्रेशंस आर सेम, दे आर एप्लीकेबल फॉर. कंडीशन याद रखना. फर्स्ट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस. रियल गैस के लिए कहीं से कहीं तक एप्लीकेबल नहीं है ये. रियल गैस में तो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट भी आते हैं. अगर इफ द रियल गैस फॉलोज द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, कौन से कांस्टेंट? ए एंड बी. छोटा ए छोटा बी, नाम कोई छोटे हैं, वो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं वो. तो एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस. इन पे साफ साफ लिख लो, डू नॉट अप्लाई फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. बिल्कुल अप्लाई ना करें, सावधान. साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दे आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. तो गाइज ये था रिलेशन दैट यू शुड रिमेंबर, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट. नोट करें पूरी बात. ये था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. अच्छा, हम ओरिजिनल वाले पॉइंट पे आ जाएं. अभी लिखना रुको, लिखना बंद करो एक मिनट. इससे पहली वाली स्क्रीन पे हमने क्या बात कही थी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? T1 T2 पता हो तो फिर क्या, फिर तो बस बड़ा आसान है. डेल्टा H वी कैन फाइंड आउट, डेल्टा U वी कैन फाइंड आउट, Q तो है ही 0, W ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. W इज जस्ट इक्वल टू डेल्टा U. T1 T2 में से कोई मिसिंग हो तो फिर ये सब करना पड़ता है. तो आ गया ना रिलेशन ये वाला. मान लो V1 V2 दिया हुआ हो और एक T1 दिया हुआ हो, तो T2 वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि T और V का रिलेशन हमें पता है. कैसे? वी शैल टेक इन क्वेश्चन. आप ये पूरी बात लिखें, नोट करें. नोटेड? ठीक. इसके बाद चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि हमसे केमिस्ट्री में तो वो भी पूछा जाता है. फिजिक्स वाले सब रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल का कोई मतलब ही नहीं है. फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है डीपीपी में, शीट में या आईआईटी में, वो बात ही नहीं करते. दैट इज ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस. हमें केमिस्ट्री में ध्यान रखना पड़ता है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. मैंने आपको पहचान बताई हुई है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की. अगर किसी प्रोसेस की एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी, रिलेशन बिटवीन पी एंड वी और वी एंड टी और पी एंड टी, पक्का क्या है वो? क्या है बोलो? अरे बोला क्या है वो? रिवर्सिबल प्रोसेस. और यदि कभी एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो या कंप्रेशन बाय द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो, तो फिर वो कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए कोई मैथमेटिकल रिलेशन या स्मूथ कर्व एग्जिस्ट नहीं करता. लिखो बी हेडिंग irreversible adiabatic process. Irreversible adiabatic process. What is irreversible adiabatic process? वो तो है ही Q irreversible.
इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q इरिवर्सिबल प्लस W इरिवर्सिबल एंड दिस इज 0। तो फिर डेल्टा U इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1 ऑफ कोर्स फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। आपको पता है एक्सप्रेशन ऑफ द इरिवर्सिबल वर्क डन। आप V2 और V1 ना दिए हो, मान लो V2 V1 दिए हो तो वैल्यू पुट कर दो, ना दिए हो तो टेम्परेचर के टर्म्स में लिख लो NCV T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। ध्यान दो कब एप्लीकेबल है? फॉर एन आइडियल गैस। कब एप्लीकेबल है ये? फॉर एन आइडियल गैस। एंड सेकेंड फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली। नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज, कैपिटल लेटर्स में लिख लो, नॉट एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। Not applicable for reversible adiabatic process। तो गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से सॉल्व होंगे। मान लो P1 P2 दिए हुए हो, T1 दिया हो, सब कुछ दिया हुआ हो और T1 ना पता हो, सॉरी T2 ना पता हो, यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब वो ना लगाएंगे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, नो दैट वाज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आज भी स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बेसिस बताता हूं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, बात होती है उनसे, आज भी बच्चे नालायक कैसे हैं, ध्यान नहीं रखते PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इरिवर्सिबल है तो वहां भी ठोक के आ जाते हैं उसको, वहां भी वही अप्लाई करते हैं और फिर माथा पट, ये क्या कर दिया, ऐसा करने से क्या होगा, क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, नंबर तो कट गए ना, आ गए ना माइनस। तो ध्यान रखो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक के फॉर्मूले कौन से, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के फॉर्मूले कौन से। चलो मैं इलस्ट्रेट करके बताता हूं थ्रू सम क्वेश्चन। ये नोट करो एंड वी विल राइट वन क्वेश्चन ऑन इट, नोट इट डाउन। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मान लो ऐसे कहते हैं कि 2 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक non-linear ideal gas is expanded adiabatically from 300 Kelvin 16 atmosphere to 1 atmosphere pressure. A. Reversible adiabatic process. B. Irreversible adiabatic process and against and expansion against 1 atmosphere external pressure। ये क्वेश्चन है, ये सवाल आपके सामने है। 2 मोल कोई ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस है। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का ध्यान रखना क्योंकि CV CP इसी पर डिपेंड करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे ओजोन की गैस, जैसे वाटर वेपर्स, जैसे मीथेन, इथेन, इस टाइप की। इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली फ्रॉम 300 केल्विन 16 एटमॉस्फेयर टू द 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के थ्रू इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर। तो बताओ व्हाट विल बी द, करना क्या है तो लिखो, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन इन बोथ केसेस। दोनों ही केसेस में फाइनल टेम्परेचर भी बताओ, वर्क डन भी बताओ। आप सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपने आंसर मैच करना जो मैं फाइंड आउट करूंगा। डू इट।